लास्ट क्लास में कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया था, मैंने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या है? यूनिट मास सब्सटेंस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितनी हीट लगती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक, अब मान लो किसी प्रोसेस में m मास के सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितनी हीट लगेगी? तो यूनिट मास के लिए L हीट की जरूरत होती है, L इज लेटेंट हीट, तो m मास के लिए कितनी होगी? m इंटू L। ठीक है, so that is heat required for phase transformation। ठीक है, तो अब दो बातें हैं याद रखना कैलोरीमेट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, या तो टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मूला ms डेल्टा टी, और अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सो इन दैट LQ वुड बी इक्वल टू ml। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। एक आइस क्यूब है जिसका मास है 10 ग्राम, -20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, इट इज एट -20 डिग्री सेल्सियस। इस आइस क्यूब को अगर हम बाहर से $1700 कैलोरी हीट सप्लाई कर देते हैं, इसको बाहर से अगर 1700 कैलोरी हीट ट्रांसफर कर दिए तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का, ये बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसका फाइनल टेम्परेचर। ठीक, तो समझना इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए एक टेक्निक है बहुत छोटी सी, उसको समझ लिया तो आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। मैं एक टेम्परेचर लाइन बना देता हूं, टेम्परेचर लाइन पर जहां जहां भी फेज चेंज होंगे उन पॉइंट्स को मैं नोट कर दूं, मार्क कर दूं। एक तो 0 डिग्री सेल्सियस है जहां पे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, और एक 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब सिस्टम इनिशियली कहां पर है? -20 डिग्री सेल्सियस पर है आइस के फॉर्म में। अभी भूल जाओ कि आपने कितनी हीट दी है। अभी ये देखो, अगर मैं इसको हीट देता हूं तो आइस में किस तरह के चेंज आएंगे? क्या हीट देने पर आइस पिघल जाएगी? हीट देते हैं तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। कब पिघलती है आइस? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप हीट सप्लाई करोगे तो आइस का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। कहां तक बढ़ सकता है टेम्परेचर? अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर आपने और हीट सप्लाई किया तो पहले आइस पिघलेगी, पानी बनेगा, और फिर उस वाटर का बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो -20 से 0 तक पहुंचाने में ये जो पहली स्टेप है, इसमें कितनी हीट सप्लाई करनी होगी हमें? तो डेल Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज है तो ms डेल्टा टी, मास 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट फॉर आइस लास्ट क्लास में हमने नोट की थी 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर चेंज 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 100 कैलोरी। मतलब अगर आपने इसको 100 कैलोरी हीट दिया होता तो ये पूरा ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ गया होता और 0 डिग्री पर आ गया होता। ठीक है, लेकिन इसको आपने 100 से ज्यादा हीट दी है तो डेफिनेटली और आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? जब तक फेज चेंज नहीं होगा तब तक फर्दर आगे के टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा।
तो नेक्स्ट स्टेप है इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। फेज चेंज के लिए फॉर्मूला डेल क्यू इक्वल टू एम एल। तो कितनी हीट लगेगी इसको, 10 ग्राम इंटू एल कितना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम हमने लिखा था। तो टोटल 800 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। इसको पिघलने के लिए 800 कैलोरी चाहिए। तो अभी तक की टोटल हीट कितनी हो गई, 900 कैलोरी। अगर आप इसको 900 कैलोरी हीट देते तो आइस 0 पर आता, पिघल जाता और उससे पानी मिलता है 0 डिग्री सेल्सियस, बस उतना ही, उससे आगे नहीं। लेकिन आपने 900 कैलोरी से भी ज्यादा हीट सप्लाई की है, हमने 1700 कैलोरी हीट सप्लाई की। इसके आगे की भी प्रोसेस होगी। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो जो आइस से पानी मिला है उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री के आगे बढ़ेगा। आप हीट सप्लाई करो, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। कहां तक बढ़ सकता है, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद फेज चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो पानी को 0 से 100 तक जाने में कितना हीट लगेगा, थर्ड स्टेप ms डेल्टा टी, मास 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हुआ 100 डिग्री से। तो तीसरे स्टेप के लिए इसको 1000 कैलोरी और हीट चाहिए। मतलब टोटल कितना, 100 प्लस 800 प्लस 1000 मतलब 1900 कैलोरी। बट हमने तो उसको 1700 कैलोरी हीट दिया है। इसका यह मतलब निकला कि जो थर्ड स्टेप है वो पूरी नहीं होगी, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम ही होगा कहीं ना कहीं। मतलब ये बात क्लियर है कि आपने जो हीट दी है उससे आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, पिघलेगा, और जो पानी है उसका टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में कहीं होगा। तो अब आपने 0 के बाद एक्स्ट्रा हीट कितनी दी है, यहां तक की प्रोसेस के लिए तो 900 कैलोरी चाहिए। इसके बाद आपने 800 कैलोरी और हीट दिया, तो 800 कैलोरी एब्जॉर्ब करके ये वाटर कहां तक पहुंचता, तो अगेन टेम्परेचर चेंज है तो फॉर्मूला ms डेल्टा टी। 800 कैलोरी हीट दिया, मास 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर जो है वो फाइनली 80 डिग्री सेल्सियस तक आता है। ठीक है, तो आप इस टेम्परेचर लाइन वाली मेथड से पहले से ये निकाल लो कि कितना हीट जरूरत होगा किस प्रोसेस के लिए, और फिर आप मैच करके देखो जो हीट दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि फाइनली सिस्टम कहां तक पहुंचेगा। ठीक है, एक कंटेनर में आइस रखी हुई है। आइस है 20 ग्राम और जो कंटेनर है इसका वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम। पूरा सिस्टम -20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, सिस्टम इज एट -20 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब इसको बाहर से हमने हीट सप्लाई किया। ठीक है, इसको बाहर से हमने कैलोरी हीट सप्लाई की है।
सिस्टम को बाहर से 3000 कैलोरी हीट सप्लाई की है, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है सिस्टम का क्या होगा। फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर लाइन बनाते हैं हम, ठीक। सिस्टम कहां है शुरुआत में? -20 डिग्री सेल्सियस। आइस भी है और कंटेनर भी, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे पूरा सिस्टम का टेम्परेचर एक साथ आगे चेंज हो रहा है। वास्तव में क्या होता है, जब आप गर्म करते हो, जो बाहर का सरफेस है वो पहले गर्म हो जाता है, अंदर का बाद में गर्म होगा, बट फाइनली तो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो हम करके चल रहे हैं कि पूरा सिस्टम एक साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके अंदर। आइस की बात करूं, -20 से 0 तक पहुंचेगा और कंटेनर भी -20 से 0 तक पहुंचेगा। इस फर्स्ट स्टेप में कितनी हीट देनी होगी? ms डेल्टा टी दोनों के लिए। फॉर आइस डेल्टा टी 20 डिग्री एंड फॉर कंटेनर ms डेल्टा टी। भाई ये वाटर के इक्विवेलेंट है, तो 10 ग्राम वाटर एज्यूम कर रहा हूं। अब ये मत सोचना कि 0 डिग्री से कम है तो वो वाटर कैसे मान लेंगे हम उसको, वो तो आइस होगा। समझ रहे ना, मैथमेटिकल कंसेप्ट है। दोनों का हीट कैपेसिटी सेम है, 10 × 1 × डेल्टा टी। फर्स्ट स्टेप के लिए 400 कैलोरी हीट की जरूरत, ठीक। डेफिनेटली 400 से ज्यादा ही दी हमने हीट, तो पूरा सिस्टम 0 डिग्री पर आ गया। अब अगर आप हीट देते हो तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? आइस का फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा वाटर में। कंटेनर तो वही है 0 डिग्री। जब तक पूरा पिघलेगा नहीं तब तक सिस्टम आगे नहीं जाएगा, टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। अभी आइस पिघल रहा है, तो आइस को पिघलने में कितनी हीट लगेगी? तो डेल Q = ml मास 20 ग्राम इंटू लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, तो 1600 कैलोरी और हीट लगेगा इसको पिघलने के लिए। तो अभी तक कितना हीट लग गया? 2000 कैलोरी हीट देने पर क्या मिलेगा फाइनली हमें? सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और सिस्टम क्या है? कंटेनर प्लस पानी मिलेगा, क्योंकि आइस पिघल गया। लेकिन हमने और ज्यादा हीट दिया, 3000 दिया है, तो सिस्टम और आगे बढ़ेगा। बट हम देख सकते हैं सिर्फ 1000 कैलोरी है और टोटल 30 ग्राम, ठीक है। तो उस केस में टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं होगा आगे। तो मैं एज्यूम करता हूं कि फाइनल टेम्परेचर जो है, फाइनली पूरा सिस्टम T डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। एक्स्ट्रा हीट जो भी बची है उससे दोनों का टेम्परेचर आगे मान लो डेल्टा T से बढ़ गया, ठीक। तो अब कितना बचा नेक्स्ट? एक्सेस कितना बचा है? 1000 कैलोरी। सो डेल Q = ms डेल्टा T, 1000 कैलोरी। अब क्या टोटल में 30 ग्राम वाटर मान सकता हूं, क्योंकि आइस के पिघलने से 20 ग्राम वाटर मिला एंड कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू 10 ग्राम वाटर। तो 30 ग्राम मास इतना वाटर है। स्पेसिफिक हीट 1 into delta T. So delta T is 1000 by 30 means 33.3 डिग्री सेल्सियस। तो इतना और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब फाइनली हमें जो सिस्टम मिलेगा वो 33.33 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा, ठीक है। दैट इज फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इस मेथड से विजुअलाइजेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। थर्मल
What is thermal equilibrium? If a system is under thermal equilibrium, in that case all the parts of system would attain same temperature. सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स हैं और अगर उनके टेम्परेचर में डिफरेंस रहा तो उनमें हीट का एक्सचेंज होगा. जैसे एक थर्मस फ्लास्क लो, उसमें ठंडा पानी डाल दो, गर्म पानी भी डाल दो, आइस भी डाल दो और उसको बंद कर दो, तो अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका टेम्परेचर अलग अलग. बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस उनमें हीट का एक्सचेंज होगा और हीट का एक्सचेंज तब तक चलता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो फाइनल स्टेट को जब हीट ट्रांसफर रुक जाता है उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है. तो थर्मल इक्विलिब्रियम is a condition under which all the parts of system attain a uniform temperature and heat transfer stops beyond that time. ठीक है, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा. जनरली हीट ट्रांसफर कोशिश करता है कि सिस्टम एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर अटेन कर ले. ठीक. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट. देखो सिंपल सी बात है, एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी. सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, मास का ट्रांसफर भी नहीं होगा. तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं है. ठीक. एनर्जी ट्रांसफर नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, या कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम हीट कंटेंट कहते हैं, हीट कंटेंट उसका कांस्टेंट रहेगा. ठीक. अब सिस्टम के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर पर हो. ठीक. तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस उनमें आपस में हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा. हीट एक्सचेंज का मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को हीट देगा, एक दूसरे को हीट देगा. जो दे रहा है हीट उसका टेम्परेचर कम होगा, जिसको हीट मिलेगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए. ठीक है. तो हम कह सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल क्यू ऑफ सिस्टम इज 0. आइसोलेटेड है इसलिए बाहर से हीट नहीं मिली इसको, या इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके टोटल हीट चेंज जो है वो 0 है. ठीक है. दैट मीन्स अगर कई सारे पार्ट्स है तो डेल Q1 प्लस डेल Q2 प्लस डेल Q3 इस तरह से सबका सम 0 होगा. जो हीट रिलीज करेगा उसके लिए डेल Q निगेटिव होगा, हीट बाहर जा रहा है. जो एब्जॉर्ब करेगा उसके लिए हीट पॉजिटिव होगा, बट सबको सम करेंगे तो वो 0 आना चाहिए. या इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय वन पार्ट ऑफ सिस्टम is equal to amount of heat absorbed by other part of system. जितना अमाउंट एक पार्ट रिलीज करेगा उतना दूसरा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट. सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. इसको इस तरह से देखो, या टोटल चेंज को 0 को, या फिर हम बात करें अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. याद रखना जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो वी आर कंसर्न ओनली विथ मैग्नीट्यूड. प्लस माइनस साइन नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही रखना है.
और जब हम टोटल चेंज की बात करते हैं तब उसमें प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस, प्लस और माइनस रखोगे तभी अल्टीमेटली जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से आगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालेंगे अलग अलग प्रॉब्लम में।